हमारे ब्रेन के लिए काफी बोरिंग और अनइम्पोर्टेंट सा होता है और ब्रेन इसमें कॉपरेशन नहीं करता। और मजे की बात यह है कि ये परमानेंट मेमोरी में ये डेटा जो है इसको ब्रेन नहीं भेजेगा। जब तक ये डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट ना हो जाए आपका ब्रेन आपको बहुत सारे रिवीजन करवाएगा और बार बार भूलता रहेगा, क्योंकि मेमोरी के 3 लेवल हैं: याद करना, याद रखना और सही समय पर याद आ जाना। सो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंफॉर्मेशन में, और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया तो इंडिया का डायलिंग कोड 15 अगस्त 1947 और आज की तारीख। जैसे ही डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है हमारा ब्रेन उसको परमानेंट मेमोरी में भेज देता है और फिर हमारे रिवीजन्स घट जाते हैं और बहुत ही हमारा कीमती समय बचने लगता है। तो जो बच्चे रट्टा मार मार कर डेटा को सीधा का सीधा अपलोड करने की कोशिश करते हैं उनकी हार्ड वर्किंग दूसरों के मुकाबले काफी बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है समझो और ऑफिस के आगे बढ़ो। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अब ये इंफॉर्मेशन मुझे अगले स्टेप पर लेकर जानी होगी और इसको कन्वर्ट करना होगा मुझे नॉलेज के अंदर। नॉलेज से मतलब है कि ये जो डेट है 15 अगस्त 1947, ये क्या चीज है। अगर कोई जर्मन या कनाडा का या दूसरे कंट्री का स्टूडेंट देखेगा तो उसको इसका मतलब नहीं पता, केवल इंडियन ही समझ सकता है 15 अगस्त 1947 क्या होता है। क्या होता है? ऑफ कोर्स हर बच्चे को मालूम है। तो ये नॉलेज का मतलब ये इंफॉर्मेशन किस काम आएगी। अब लास्ट स्टेज होती है इंफॉर्मेशन की जब हम उसको विजडम में कन्वर्ट कर देते हैं। विजडम का मतलब होता है ये पता करना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ज्यादातर बच्चे नॉलेज की स्टेज पर ही रह जाते हैं और अपने आप को फाइनली विजडम पे नहीं लेके जाते। मैं कोई काम कर रहा हूं, क्या वो मेरे लिए अच्छा है या ये बुरा है। व्हाट आई एम डूइंग नाउ, अभी मैं क्या कर रहा हूं। जैसे बार बार आपका ब्रेन आपसे ये सवाल करेगा वो अच्छा और बुरा भी बता देगा। तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर या कागज पर हमेशा लिख के रखना चाहिए व्हाट आई एम डूइंग नाउ, जिसको देखते ही आपका ब्रेन बता देगा ये कर रहे हो, और ये अच्छा बुरा आपको विजडम बताएगी। जैसे नेशनल एंथम में मैं क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि मेरे कंट्री फर्स्ट का थॉट मुझे आता है कि जहां कहीं भी नेशनल एंथम होगा वहां मुझे अपने देश को सम्मान देने के लिए खड़े होना पड़ेगा। तो इसीलिए इस पूरे सेशन का नाम क्या है? विंग्स ऑफ विजडम। जो सेशन है ये आपको सक्सेस के लिए ट्रांसफॉर्म करेगा। मोटिवेशन थोड़ा चलता है और ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट होता है। तो अपने ब्रेन को परमानेंट ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसके पैटर्न्स, तरीके, ब्रेन का अंदरूनी भाग कैसे काम करेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारा इंसान का ब्रेन हंटर एज से ट्रेवल करता 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 बहुत सारे युगों को जीता हुआ फाइनली आज हम 2022 में विजडम एज में हैं। इस विजडम एज में कहा जाता है कि दिमाग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मानसिक रूप से जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ही आपकी सफलता के चांस ज्यादा हैं। तो ये जो विजडम एज का ब्रेन होता है इस ब्रेन को समझो। अगर आप ये पूछेंगे कि सर ये इतने हंटर एज से आज तक जो चेंजेस आए हैं वो ब्रेन के कौन से हिस्से में आए हैं, क्या आदि मानव स्टोन एज का जो मनुष्य होता है वो और आज एक मॉडर्न मैन है उसके ब्रेन में क्या फर्क होगा? उसके ब्रेन में फर्क होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही चेंज होता रहता है और वही इंप्रूव करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जो डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट होती है वो 11-12 साल की उम्र से होती है और वो लगभग 25-26 साल तक चल के सेटल हो जाती है। तो ये जो आपका 10-12 साल का टाइम है ये आपके पूरे आगे आने वाली जिंदगी के 100 साल को डिसाइड करता है। इसीलिए इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रेन कहा जाता है। जब कोई भी मनुष्य 11-12 साल का हो जाए तब वहां पर ये जो माथे वाला हिस्सा है जब चेंजेस आते हैं तब हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा टाइम को लेकर सेंसिटिव हो जाता है। छोटे बच्चे को देखा होगा ना, खेलने जाता है तो उसको टाइम का नहीं पता चलता, फिर उसकी मम्मी उसको कूटती हुई घर लाती है कि तेरे को 1 घंटे के लिए बोला था कितने बज गए, तो वो टाइम को सेंस नहीं कर पाता ज्यादा। अब यहाँ पर ये होता है कि या तो आपका ब्रेन टाइम को वेस्ट करेगा या इन्वेस्ट करेगा, दोनों में से कोई एक काम करेगा लगातार। तो वेस्ट और इन्वेस्ट क्या है ये समझते हैं और ये देखते हैं कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जो डेवलपमेंट स्टेज जिससे आप अब गुजर रहे हो वो इस वक्त आपका ब्रेन कौन कौन से कामों को करवाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेगा। तो इसका काम होता है करियर प्लानिंग करना कि आपको बनना क्या है,
डॉक्टर बनना है तो सर्जन बनना है, फिर और आगे क्या करना है, ये सारी चीजें आपकी डिसाइड हो जाएंगी। उसके बाद इंपल्स कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, फोकस और कंसंट्रेशन कितनी देर का चाहिए, 5 मिनट का चाहिए या 6 घंटे का, ये काम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास होता है। कई बच्चों की फोकस कंसंट्रेशन 2 मिनट की रहती है, कईयों की 8 घंटे की। डिपेंड करता है आप चेंजेस लाने के लिए क्या हेल्प करते हो। और गाइड करेगा, मॉनिटर करेगा, वॉच करेगा आपकी सेल्फ प्रोग्रेस को, और आपको रिपोर्ट कार्ड रोज देता रहेगा। जैसे आपके माइनर टेस्ट में हम पता करते हैं पिछले 21 दिन में क्या किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या करेगा, टाइम को वाइजली, बहुत बुद्धिमानी के साथ मैनेज करने के लिए आपको अच्छी अच्छी सलाह देता रहता है। अब अगर कोई इंसान टाइम को इन्वेस्ट ना करे और उसको वेस्ट करने लग जाए, तो फिर उस इंसान के नेचर में, बिहेवियर में कुछ खास आदतें बन जाती है, जिसको कहते हैं हमारे न्यूरॉन्स के हैबिट पैटर्न्स हैं। वो हैबिट पैटर्न गुड और बैड नहीं होते, वो आपको टारगेट, लक्ष्य, गोल जो आप अचीव करना चाहते हो उससे दूर ले जाने में आपकी मदद करते हैं, हेल्प करेंगे, वो चीज अचीव नहीं होने देंगे। तो आदतें क्या होती है, तो जब भी इंसान का ब्रेन टाइम को वेस्ट करेगा, 11-12 साल की उम्र से लेकर 26-27 साल तक की उम्र तक, तब उसके अंदर ये सारी हैबिट्स पैटर्न डेवलप हो जाएंगी। नो कहना नहीं जान पाएगा, ही डजंट नो हाउ टू से। तो उसका जो कीमती समय है वो इस्तेमाल कर लिया जाएगा दूसरों के द्वारा, उसके फ्रेंड्स, उसके यार दोस्त, जो भी चाहने वाले हैं वो उसका टाइम खा जाएंगे। जैसे खुद पढ़ लिया, अब आपके रूम में आ गए आपका टाइम खाने के लिए, तो आप यू कैन नॉट से नो कि भाई मुझे पढ़ना है तुम जाओ, ऐसा आप कह नहीं पाओगे। और जब आप नो कहना नहीं जानोगे तो आपका टाइम खराब होगा। कितनी सारी चीजें, क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम हो जाएगा, आप प्रेजेंट प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एंटरटेनमेंट पे जा सकते हैं, आप बहुत कुछ करेंगे जो यहाँ देख रहे हो। जैसे पर्सनल ग्रूमिंग पे फोकस करोगे। और पर्सनल ग्रूमिंग मतलब क्या, एक डॉक्टर के लिए पर्सनल ग्रूमिंग की डेफिनेशन क्या है, जब आप अपने शरीर को संवारने के लिए बहुत यत्न करते हो, जैसे शीशे के सामने खड़े होना बड़ी कॉमन सी हैबिट है, बट जब आप डीप में जाओगे, अगर कोई मनुष्य, आपकी एज का इंसान, कोई स्टूडेंट 4-5 मिनट शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को निहारता है, देखता है, और ऐसा अगर वो दिन में 3-4 बार कर लेता है, तो एक साल में लगभग 26 दिन के बराबर वो शीशे के सामने ही खड़ा रहता है। 26 डेज इन अ ईयर। तो आपके कैलेंडर में केवल 11 महीने होते हैं, और फिर आपको सिलेक्शन भी लेनी है। सो अब हमें यह अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो इंसान का ब्रेन है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसके अंदर और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं। तो पहली बात ये समझ लीजिए, आपकी 11-12 साल से पहले तक आपको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए आपके माता पिता होते थे, जो आपको दिशा निर्देश देते हैं। 11-12 साल के बाद बुद्धिमानी और विजडम ये कहता है कि आपको अपना सेल्फ कंट्रोल और जो सेल्फ मैनेज है वो धीरे धीरे अपने हाथ में लेते रहना चाहिए। शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत करेंगे सुबह उठने से। अगर आज भी आपको उठाने के लिए आपकी मम्मा है या आपके डैडी है या कोई और है जो आपको उठाता है, अगर वो इंसान ना हो तो आपका ब्रेन उठ भी नहीं सकता। तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की शुरुआत। या तो आप इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंड हो जाएंगे दूसरों पर। तो छोटे छोटे काम जो खुद करने के हैं आप खुद करें, इससे आपके ब्रेन के यहाँ पर L1 और R1 के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ब्रेन की दूसरी बात क्या होती है, पीपीटी। पीपीटी मॉड्यूल को ब्रेन फॉलो करता है सबका। ये पीपीटी क्या चीज है, अंडरस्टैंड। इंसानी ब्रेन जब भी कुछ सीखेगा, कोई कोई भी स्किल को लर्न करेगा या किसी चीज के सीखने में जाएगा, तो वो उस इंफॉर्मेशन को, डेटा को, या जो भी चीज है उसको याद करते समय साथ साथ पोजीशन और बॉडी को भी रिकॉर्ड करता रहता है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तब आपको बैठने के लिए एक चेयर मिलती है और उस पे आगे एक टेबल होती है जहां पर आप फाइनल एग्जाम देते हैं। पर जब आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे अपने हॉस्टल में, तो बिस्तर पर लेटे हुए थे या सोफे पे पड़े हुए थे, तो जब भी ए और बी पोजीशन ऑफ बॉडी मिसमैच करेगी, एट द टाइम ऑफ इनपुट द डेटा, एट द टाइम ऑफ आउटपुट द डेटा, तो मैं पढ़ तो रहा था लेट कर, पर एग्जाम दूंगा बैठकर, तो उसी वक्त आपका ब्रेन
20 से लेकर 25% तक डेटा ब्लॉक कर देगा, है तो ब्रेन में, रिट्राइव नहीं होगा। इसी को कहते हैं एग्जामिनेशन एंजाइटी। फिर मुझे पसीना आ जाएगा, मैं घबरा जाऊंगा और सब तो याद था, अभी हो क्या गया, और फिर मुझे लगेगा कि शायद मेरा एग्जाम गड़बड़ करेगा। तो आप फोकस करें कि पढ़ते वक्त या तो लेटे क्योंकि एग्जाम लेट कर देना है, और या बैठ कर पढ़े क्योंकि एग्जाम बैठ कर देना है। दूसरी पी क्या कहता है, आपका प्लेस। हमारे घर में हर जगह की अलग अलग बातें होती है। किचन में किचन का काम होता है, ड्राइंग रूम में ड्राइंग रूम। तो जब हम अपने पढ़ने की एक ही जगह बना लें और उसी पे बैठ के पढ़ें, तो आपका ब्रेन मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगा आफ्टर फ्यू डेज। जो बच्चे कभी कहीं बैठकर पढ़ रहे होते हैं, उनका ब्रेन हर बार नए नए पैटर्न्स बनाता है और सारी मेहनत उसको शुरू से करनी होती है। इसीलिए जो क्लासरूम्स होती हैं वहां पर हमेशा, आपने स्कूल में देखा होगा, आपको एक साल एक ही जगह पे बैठ के पढ़ाया होगा। तीसरा है टाइम। अगर एग्जाम का वक्त मुझे 100 दिन पहले पता चल जाए कितने बजे मेरा पेपर होगा, मान लीजिए 2 से 5, तो 100 दिन पहले 2 से 5 के बीच में अलर्ट रहना शुरू कर दीजिए। सोना नहीं है, आराम नहीं करना, रिलैक्स नहीं करना, क्योंकि ब्रेन में जो हैबिट के पैटर्न बनेंगे न्यूरॉन्स के, वो टाइम लेते हैं। फिर उस दिन आप इतने ज्यादा अलर्ट रहोगे कि आपके अलर्ट रहने की वजह से ही ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। पढ़ाई तो बिल्कुल ही अलग चीज है। अगर आप उस वक्त सो जाते हो, आराम करते हो, खाना खा के जो भी करते हो, तो फिर उस दिन भी आपको गड़बड़ होगी। तो ये पीपीटी मॉडल बताता है कि ब्रेन को किस तरह से आपने यूज करना है और उसको सही चलाना है। ब्रेन की अगली खासियत क्या होती है, ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर सकता। किसी का भी नहीं कर सकता, ना मेरा ना आपका, ना इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा मनुष्य पैदा हुआ है कि उसका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क बता सके। आपका ब्रेन जानता ही नहीं है कि मैं साक्षात खड़ा हुआ हूं या फिर मेरी कोई वर्चुअल इमेज है। तो ये बात कैसे साबित होगी, साइंटिफिकली प्रूव कैसे होगी? इसके लिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, 1 मिनट का रहेगा। आप उस डेमोन्स्ट्रेशन में 100% पार्टिसिपेट करें और रिजल्ट अभी आपके सामने है। बैकबोन सीधी करके बैठो, जस्ट फॉर ए मिनट ओनली, फिर वापस आ जाना। आपकी कमर आपकी चेयर से टच नहीं होनी चाहिए, गर्दन सीधी। और अब ऑक्सीपिटल लोब को शट डाउन करना है, यानी कि आंखों को बंद कर लीजिए। शील शट योर आईज। और अब आंखों से कोई भी डेटा आपके ब्रेन में ना जाए, ये ध्यान रखें। खोलेंगे तो डेटा अंदर जाएगा। अब लंबी गहरी सांस लीजिए, 4 या 5। टेक फ्रॉम योर नोज, आउट फ्रॉम योर माउथ, एंड विद एवरी ब्रेथ फील हैप्पी एंड रिलैक्स, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देनी है इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। 4 या 5 नॉर्मल ब्रेथ लेने के बाद अपने शरीर को आराम से सांस लेने और छोड़ने दो। ये काम बॉडी पे छोड़ो और अब अगली इंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाओ। अब ध्यान से मेरी आवाज सुनो और माथे पर जो बिंदी लगाने वाली जगह है वहां पर मेंटली फोकस करो। हाथ पांव कुछ नहीं हिलाने, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो और विजुलाइज करो आपका अपना खुद का घर, जहां पर आप रहते थे, योर होम टाउन। लौट जाइए अपने घर पर और घर के सामने खड़े हो जाइए। अब आप अपने घर के सामने हैं, दरवाजा खोलिए, घर के अंदर जाइए, फाइंड आउट योर फेवरेट रूम। उस कमरे में चले जाइए जो आपका सबसे पसंदीदा कमरा है और अब अपनी फेवरेट पोजीशन में बैठ जाइए। आप अपने कमरे में अपनी फेवरेट पोजीशन में हैं और आप देख रहे हैं कि आपके सामने टेबल है और उस टेबल पर एक प्लेट पड़ी हुई है। व्हाइट कलर की प्लेट है और उसमें है एक पीले रंग का नींबू। येलो कलर का लेमन है, उसको उल्टे हाथ से उठाइए, जैसे फ्रिज में से निकला हुआ काफी ठंडा मुलायम सॉफ्ट ताजा नींबू। अब सामने पड़ा हुआ चाकू लीजिए और सीधे हाथ से उस नींबू के 2 टुकड़े कीजिए। चाकू से नींबू के बीज बाहर निकाल दीजिए। अब सामने रखा हुआ काला मसाले वाला नमक लीजिए और आधे नींबू पर लगा दीजिए। अब मुंह को खोलिए, जुबान बाहर निकालिए और आधा नींबू जुबान पर स्क्वीज कर दीजिए, निचोड़ दीजिए। खट्टा तीखा मसाले वाला नींबू का स्वाद आपकी जुबान से टकराया और आपके पूरे के पूरे शरीर में एक शिवरिंग सी दौड़ गई। बाकी के रस को भी कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। स्टॉप, ओपन योर आईज, आंखें खोलिए और मुझे बताइए हाथ खड़ा करके कि कितने बच्चों के मुंह में सलाइवा बनने का प्रोसेस ऑलमोस्ट शुरू ही हो गया था। आगे पीछे घूम के नोटिस कर लो कितने आगे वाले हैं, सारे ही हैं। एवरीबॉडी 99.9। मेरा सवाल आपसे ये है
कि इमेजिनेशन में दो चीजें थी, मेरा घर और नींबू, और रियलिटी में मेरे मुंह में पानी आ गया जो हकीकत का है, जिसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। तो ये सब कैसे हुआ? अगर मेरे सोचने से मेरे मुंह में पानी आ सकता है, तो मेरे सोचने से तो बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि मैं जो सोचता हूं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो बायोलॉजिकल रिएक्शन आगे जाकर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस रियलिटी को मैं अपनी आंखों के सामने देख सकता हूं। इस बात को वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं समझने की कोशिश करते हैं, और इसका हमारे करियर से सीधा सीधा लिंक क्या है वो देखते हैं एक वीडियो के माध्यम से। और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। हैरतअंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में भटक रही थी जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है। मानो मैं ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये बातें कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। पर 10 मार्च 1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। मुझे लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी। मेरे पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रे टूट चुके थे। मेरी निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी। मैं न खा सकता था, न पी सकता था। मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे, तो मैं सांस नहीं ले पाता था। मैं सिर्फ पल के झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पल के ही झपका सकता। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो अस्पताल से चल कर निकले। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था, और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती। मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा। यही मेरा लक्ष्य था। अपने दो पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। उन्होंने कहा था ये नामुमकिन है। वो दिन मैं कभी नहीं। वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। और अभी आप जो सोच रहे थे, आपकी बॉडी ने आपको साक्षात उसका प्रमाण भी दिया। तो आने वाले 2 साल तक मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या सोचता हूँ, जिंदगी में आपको सिचुएशन से प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव ये सब आएगा। आप क्या सोचते हैं? जो भी आप सोचेंगे आपका फ्यूचर वैसा ही बनेगा। इसीलिए कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। अगर कोई भी चीज आपको घबराहट दे रही है, तो चाहे आप नकली तरीके से खुश रहें, नकली तरीके से पॉजिटिव रहें, फिर धीरे धीरे रियल में होने लग जाएंगे।
और ये आदत पड़ जाएगी बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब